नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जैसा आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, आज इनका इंडेक्स देखेंगे और इंडेक्स से लगभग एक दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है। तो आज इस बुक के इंडेक्स को देखेंगे और फिर विचार करेंगे कि इसको पढ़ना चाहिए तो किस तरह पढ़ना चाहिए। तो देखो, आपके सामने ये बुक प्रस्तुत है, देख पा रहे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और इसका इंडेक्स देखो, देखते हैं हम। एक दो तीन प्रश्न तो बिल्कुल बनते ही बनते हैं, इंडेक्स से ही बन जाते हैं सीधे सीधे एक दो प्रश्न। तो देखो, इसमें आप देख रहे होंगे प्रथम संस्करण का वक्तव्य। तो इन्होंने हिंदी के कवियों का व्रत संग्रह, तो आज इसमें हम पढ़ेंगे नहीं। मैंने आपसे कहा है कि कितने पेज कवर करेंगे, इंडेक्स को ही कवर करेंगे और शॉर्ट रूप में वो भी। तो देखो, विषय सूची यहाँ दे रखी है, इसको कवर करेंगे और काल विभाजन तक कवर करेंगे और सामान्य परिचय भी इसका दे रखा है। और तो इतना तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन इंडेक्स को, विषय सूची को जरूर कवर करेंगे आवश्यक रूप से। तो मैं अब इसको, बहुत विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो उनका मैं कई बार दिन से कमेंट देख रहा हूँ, तो उनके लिए भी आज थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आचार्य रामचंद्र जी के इतिहास को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को। तो देखो, हिंदी के कवियों का एक व्रत संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अबसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविता संग्रह निकाला था। तो कहने का मतलब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिन जिन ग्रंथों का सहारा लिया है अपने इस ग्रंथ को का निर्माण करने के लिए, उनके बारे में इसमें दे रखा है, देख लीजिए आप। अब इसमें इतना कोई खास नहीं है, ये बुक तो इसके बारे में सरस्वती पांडे जी की बुक के बारे में भी आ जाएगा, उसमें भी दिया रखा है कि उन्होंने किस किस बुक का सहारा लिया है। अब देखो, यहां से अगर बात करें हम, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इग्नोर मत करना। कहीं ये सोचें कि इंडेक्स बता रहे हैं तो इसमें से परीक्षा में कुछ आएगा नहीं। नहीं, बिल्कुल आएगा, मैं बताऊंगा किस किस परीक्षा में आया इसमें से। तो यहां देखिए कि प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती, साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। तो देखो, उन्होंने कुछ पुस्तकें ली थी, ये साहित्यिक पुस्तकें विजयपाल रासो को लिया था, हम्बीर रासो को, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। और देश भाषा काव्य की जो कुछ पुस्तकें थी, 8 पुस्तकें थी। ये प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में, मैं बताऊंगा आपको। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमल रासो, आला का मूल रूप। तो ये परमल रासो का आला खंड नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। देखो, मिश्र बंधु ने यहां नीचे दे रखा है, मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने और इसमें इस तरह ये पुस्तकें जोड़ दी थी। अब आगे चलते हैं। देखो, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसके बारे में कहा है कि मैंने कहाँ कहाँ से सामग्री ली है और किस किस प्रकार मैंने इसका निर्माण किया है ग्रंथ का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, तो आप देख लेंगे। अब चलते हैं विषय सूची पर। इसकी पर देखो क्या दे रखा है कि आपको पढ़ना चाहिए या कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। है इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न बनते ही बनते। अलग से बता रहा हूँ, जो इनसे लाइन उठा ली जाती है। प्रश्न तो कई बनते हैं, लेकिन मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, लाइन उठा ली जाती है सेम टू सेम। ऐसे 2-3 प्रश्न हर परीक्षा में बनते हैं। प्रश्न तो जैसे बिहारी से संबंधित आ रहा है तो उसमें भी दे रखा है, तुलसीदास जी से संबंधित आ रहा है, इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा है, वो लाइन उठा के परीक्षा में दे दी जाएगी। इस तरह प्रकृति बनती है। तो देखो, काल विभाग, जनता और साहित्य का संबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल। आदिकाल, आदिकाल में क्या दे रखा है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य आदिकाल की अवधि, इस काल के आरंभ की
अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, रासों की प्रबंध परंपरा, इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार और अपभ्रंश परंपरा और देसी भाषा। एक तो ये सामान्य परिचय में। फिर अपभ्रंश में क्या दे रखा है, देखो विद्यापति की अपभ्रंश की रचना ये शामिल किया गया है। अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल, इस काव्य भाषा के विषय। अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति, जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं एवं छंद, बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय, इसके सिद्धों की भाषा, इन सिद्धों की रचना, कुछ नमूने, बौद्ध धर्म का तांत्रिक। तो आप ये देख रहे होंगे सिद्धों की भाषा, संध्या भाषा, वज्रयान, तो ये दे रखा है, आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे आपने तो कथा बांच दी, इसी में इंडेक्स समझा रहे थे। मैं महत्वपूर्ण था, देखो वीरगाथा काल, आदिकाल ये दे रखा है, फिर वीरगाथा काल। वीरगाथा काल में ये तो इनकी रूपरेखा दे रखी है। वीरगाथा काल यहां से इन्होंने इसको प्रारंभ, इससे पहले इन्होंने आदिकाल में यही दे रखा है। वीरगाथा काल को आदिकाल इन्होंने कहा है, ध्यान रखना इसको। देश भाषा काव्य में फुटकल रचनाएं, लोक भाषा के पद्य खुसरो विद्यापति और संबत। देखो वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी जाती है, प्रश्न बनता है, 100% बनता है और आया है कई बार परीक्षा में। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है इन्होंने, तो भक्ति काल की समय सीमा पूछने के लिए आ जाती है। और पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया है, तो भक्ति काल का नाम दिया है। तो भक्ति काल में आप देख लेंगे क्या क्या दे रखा है। अब बात करते हैं, दूसरे पेज पर चलते हैं। विषय सूची दे रखी है, बहुत लंबी विषय सूची है इनकी। तो कुछ पॉइंट भक्ति काल के संबंध में यहाँ पे देख रखे हैं, नामदेव दे रखे हैं ये। फिर आपका ये देखो, ये निर्गुण काव्य धारा, राम भक्ति शाखा अलग दे रखी है इन्होंने, कृष्ण भक्ति शाखा को अलग दे रखा है, और इसमें भी सगुण भक्ति काल की कुछ फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाओं में से यूपी टीजीटी में जो अभी लेटेस्ट हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था और उसमें सभी चकित रह गए थे। अच्छे अच्छे धुरंधर जितने भी यूट्यूब पर हैं कि इसको कौन पढ़ता है। और नागरीदास था, शायद नागरीदास जी थे, उनकी एक लाइन परीक्षा में पूछ ली गई थी। अरे कुछ कह रहे थे इसको पढ़ते इनको कौन महत्व देता है, लेकिन एग्जामिनर ने उनको महत्व दिया था। तो कुछ चीज़ें, और लेकिन लाइन बहुत अच्छी थी, एग्जामिनर ने दे दी, तो मैं नहीं बात करूंगा कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि हमें अन्य राइटरों के बारे में भी, रचयिताओं के बारे में जानना चाहिए। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की, उत्तर मध्यकाल की संज्ञा रीतिकाल का समय आप ध्यान रखेंगे, इसमें ये दे रखा है। रीतिकाल के अन्य कवि ये देखेंगे आप, अन्य कवि भी दे रखे इन्होंने, ऐसा नहीं है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो इधर है। अन्य रीतिकाल के अन्य कवि में तो फिर कुछ कवि अलग दे दिए गए हैं जो अलग से रचना करती थी। आधुनिक काल संवत 1900 से 1980, गद्य खंड। आधुनिक काल को जो नाम दिया है वो गद्य खंड नाम से दिया है। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था क्या थी, ब्रजभाषा गद्य थी, क्यों थी, ब्रजभाषा में भारतेंद्र हरिश्चंद्र और इन्होंने जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने कविताएं लिखी हैं। खड़ी बोली पद गद्य, ये आप देख लेंगे। अब देखो और बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए गद्य साहित्य का आविर्भाव, ये और ये कुछ जो अभी हम छोड़ के आए इसको स्किप कर रहे हैं, मोटे तौर पर ही बता रहा हूं मैं आपको। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। हाँ, अब बात आते हैं प्रथम उत्थान। तो ये आ जाता है कि प्रथम उत्थान का समय उन्होंने कौन सा माना है, तो संवत 1924 से 1950, और यहाँ पे कुछ बुकों में 25 से 50 भी दे रखा है। तो ये मूल बुक है, तो इसका मतलब 24 से 50 मान सकते हैं। तो प्रथम उत्थान का समय पूछने के लिए कई बार परीक्षा में आ चुका है। प्रथम उत्थान में किन कवियों को शामिल किया गया है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये इतने सारे कवि प्रथम उत्थान में शामिल हैं। आगे बात करते हैं द्वितीय उत्थान का। जब प्रथम उत्थान का समय पूछने के लिए आ गया है तो द्वितीय का भी आ जाएगा। तो 19 तो द्वितीय उत्थान में 1950 से 75, तो ये देख लीजिए, इसमें ये आएगा। तृतीय उत्थान बिल्कुल पूछने के लिए आ सकता है ये।
तो आधुनिक आधुनिक काल का काव्यखंड संवत 1900 से 1925। अब नई धारा, और देखिए ये, अब यहाँ पे देखो प्रथम उत्थान का समय 1925 से 50 दे रखा है, आप जैसा देख पा रहे होंगे। वहाँ पे 24 दे रखा था, तो मैंने कहा था कुछ बुकों में 25 भी मुझे देखने के लिए मिला है, तो आप 25 भी सही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परीक्षा में आए तो आप 25 ही करना, क्योंकि ज़्यादा बुकों का जो प्रमाण मिला है वो 25 का ही मिला है। तो 25 से 50, वहाँ पे 24 दे रखा था बुक में। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है इन्होंने, द्वितीय उत्थान 50 और 75 से अब तक। देखो काल विभाजन, काल विभाग दे रखा है यहाँ पे, फिर शॉर्ट फॉर्म दे दी है इसकी उसी विषय सूची को। आदिकाल को क्या माना है, पूर्व मध्य काल को, भक्ति काल को, और उत्तर मध्य काल को, आधुनिक काल को क्या माना है, सीमा आप याद रखेंगे। तो ये था इंडेक्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास का। देखो सामान्य परिचय यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सामान्य परिचय, अब अपभ्रंश काव्य यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने आपको इंडेक्स दे दिया है, अब आप बताना इसमें से आप क्या पढ़ना चाहते हो, कि एक प्रारंभ से स्टार्ट करवाना चाहते हो या किस तरह। देखो 84 सिद्ध दे रखे हैं यहाँ पे, तो इस तरह, और तमाम पंक्तियां, महत्वपूर्ण पंक्तियां जो आपको देखो अभी पढ़ी थी हमने आज से पहले वीडियो में, जो सरस्वती पांडे जी का था, भावन होय अभावन जाए, अहिस संभोय को पति आए। तो इनमें बहुत सारी पंक्तियां दे रखी हैं, और सभी राइटर, देखो बुक बनती कहाँ से है, मूल तो मूल ही होता है। ये सारी पंक्तियां जो आप देखेंगे, कागा तरवर पंच बिडाल, चंचल चिये पयुठे काल, पयु ठो काल, तो ये यहीं से है। अब नोट्स बनते क्या है, इन्हीं से उन लाइनों को दे देकर अब बना देते हैं नोट्स। थोड़ी मेहनत तो लगती है देखो, लेकिन मूल है ये सारी पंक्तियां। उन्होंने यही लाइन में भावन हो अभावन हो, उसी में इतनी मिलेगी, और इसमें पूरी दे रखी है। तो नोट्स बनते यहीं से ही, कहीं से कोई सीख कर नहीं आता है। आप जानते होंगे माता के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है। देखो कितनी पंक्तियां दे रखी हैं, और जिन्होंने चीजें देखी हैं तो उनको तो पता रहता है क्या होता है। देख रहे हो आप, तो बहुत सारी पंक्तियां हैं इसमें, और यहीं से पंक्तियां उठा ली जाती है, ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आपके अब कमेंट इस प्रकार आने चाहिए कि हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो।